आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की भारत की खोज पुस्तक। इसमें हमारा सेकंड अध्याय चल रहा था तलाश। फर्स्ट हमारा पूरा हो चुका है, सेकंड का लास्ट भाग हम पढ़ेंगे जन संस्कृति। नेहरू जी कहते हैं कि मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा है। कहते हैं कि मैंने उस भारतीय जनता के गतिशील नाटक जीवन को देखा है, उनकी गति को, उनके जीवन को किस प्रकार जीते हुए देखा है। वे अक्सर पर उन सूत्रों की खोज कर लेता है। कहते हैं कि मैं उन अवसर पर, किसी भी अवसर पर ऐसे सूत्रों की खोज कर लेता हूँ जिनसे उनका जीवन अतीत से बंधा है मुझे पता चलता है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती है। उनका जीवन किसका? भारतीय जनता का जीवन अतीत से बंधा है, लेकिन उनकी जो आंखें हैं वो किस पे टिकी हुई है? भविष्य पे। भविष्य पे क्यों टिकी है? कि कभी तो हमारे अच्छा समय हमारा आएगा। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत ही गहरा असर था। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसे? कि नेहरू जी काफी जगह पे गए थे, जहां भी गए उन्हें एक जैसा परंपरा मिली, उन्हें एक जैसा रीति रिवाज मिला, उन्हें एक जैसा ही रहन सहन मिला। सभी जगह पृष्ठभूमि क्या थी? एक जैसी थी। जैसे दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक, पुरा कथाओं का मेल, इनमें से किसी को भी एक दूसरे से अलग कर पाना संभव नहीं था। उसमें किस प्रकार के लोग जुड़े हुए थे? शिक्षित भी थे और अशिक्षित भी थे, निरक्षर भी थे और अशिक्षित भी लोग थे। इस सभी की पृष्ठभूमि के हिस्सेदार थे ये लोग। कौन लोग? शिक्षित और निरक्षर लोग। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत, ये हमारे जो ऐसे ग्रंथ है जिनका अनुवाद हर भाषा में हुआ है और ये दूर दूर तक जनता में फेमस थे। हर घटना, हर कथा, उनका नैतिक अर्थ, उनका लोकमानस पर क्या अंकित होगा, उनका संदेश उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया है। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे। किस चीज के? रामायण और महाभारत के। वे अपनी बातचीत के दौरान बराबर या तो उन्हें उद्धत करते थे यानी बोलते थे, या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिसका कोई न कोई नैतिक यानी जनता के लिए कोई न कोई किसी का उपदेश छिपा हो। रोजमर्रा की जिंदगी के मसलों में के बारे में वो सीधी सादी बातचीत को भी जब वो करते, ये देहाती लोग जब इस तरह का साहित्यिक मोड़ दे देते थे कि मुझे अक्सर बहुत ही हैरानी होती थी। उन्होंने कहा, यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से तस्वीरों का भंडार था, तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार होगा। ये नेहरू जी ये बातें बता रहे हैं कि वो सभी जगह घूमे तो उन्होंने हर जगह के व्यक्ति से मिलाप किया और वहाँ की सभी बातें जानी। तो वो कहते हैं कि हम किसी चीज़ को अब जब महसूस करते हैं तो उसका जो एक तस्वीर था जो वो एक मन में बना लेते हैं, उसी प्रकार किसानों के भी मन में उनकी अपनी तस्वीरों का भंडार होगा। भंडार होता है कलेक्शन। यह बात अलग है कि उसका स्रोत जो था पुरा कथाओं से था, पुरा कथा यानी पुरानी कथाओं से था, परंपरा से था और महाकाव्य के नायक नायिका से ही अधिक था, और इतिहास बहुत कम है। तीस पर वह बहुत स्पष्ट होता है, इन सभी पे बहुत ज्यादा स्पष्ट होता है कि मैं उनके चेहरे, उनके आकार, उनकी चाल डाल को ध्यान से देखता हूँ। कौन देखता है? नेहरू जी। वे कहते हैं कि उनके चेहरे बहुत ही संवेदनशील है, बलिष्ठ देह है। संवेदनशील यानी बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल अच्छे, ना ही उनके अंदर कोई बेईमानी दिखाई देती है। ठीक है। बलिष्ठ क्या होता है? ताकतवर देह, शरीर, और सीधे साफ अवयव वाले पुरुष दिखाई देते हैं। अच्छे सीधे सरल गुण वाले पुरुष दिखाई देते हैं। महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा, संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा हुआ है, यानी महिलाओं के जो चेहरे उन्होंने देखे उनके नम्रता है, उनके अंदर लावण्य है, गरिमा है, संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा भी देखा जिसमें कि दुख भरा हुआ महसूस होता है। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते तो मेरी नजर किसी मनोहर माने सुंदर पुरुष स्त्री पर पड़ती तो वो विस्मय विमुग्ध हो जाते। वे मुझे पुरानी भित्ति चित्रों की याद दिलाते। भित्ति चित्र क्या थे? दीवारों पे उकेरे हुए चित्र। कौन याद दिलाते थे? वहां के गांव के पुरुष और स्त्री। मुझे इस बात में से हैरानी होती कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद कि भारत पे कितने अटैक हुए थे, उन सभी के कष्ट उन्होंने सहे। किसने? भारतीय जनता ने। फिर भी भारतीय युगों तक गुजरता रहा और उसके सौंदर्य का जैसे था वैसे रूप बना रहा। इन लोगों को
साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनके हालात बेहतर होने चाहिए और इनके पास कुछ करने के ज़्यादा अवसर होने चाहिए। कि इनके पास, भारतीय जनता के पास चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अगणित विपत्तियां फैली हुई थी। इसकी छाप हर माथे पे थी। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए। भ्रष्टाचार तो पैदा होना ही था। जब भारत में गरीबी होगी तो गरीबी पैदा होगी तो बड़ा जो वर्ग होगा वो छोटे लोगों पे अत्याचार करेगा तो कोई हर एक चीज़ का भ्रष्टाचार भी तो होगा। और लगातार अभाव और असुरक्षा स्थिति बनी रहती थी। भ्रष्टाचार पैदा होगा तो असुरक्षा और कमी तो हर एक चीज की होगी। फिर यह सब देखने में सुगत नहीं था, अच्छा नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी, रियलिटी यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी उनमें। हर चीज को स्थितियों के अनुसार, कंडीशन के अनुसार हल करते थे, वो स्वीकार करते थे, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भल मानस थी जो क्या थी, हजारों वर्ष की संस्कृति जो हमारे भारतवासियों के पास पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति जो हमें मिली थी, परंपराएं जो हमें विरासत में मिली थी, वो सब क्या है, इसकी देन थी, जिससे बड़े से बड़े दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया। चाहे कितने भी अटैक हो गए हो, चाहे किसी ने भी कुछ किया हो भारत पे, जनता पे, लेकिन हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी देन है, वो कोई भी नहीं मिटा पाया। धन्यवाद बच्चों।